नमस्कार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत करते हुए एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है दोस्तों, जिसको हम लोग जानते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसका लेक्चर नंबर 3 हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित 2 लेक्चर्स को पढ़ चुके हैं और अपने उन 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने मुख्य तौर पर समाजवाद क्या होता है ये जाना था और उसी के साथ साथ हम लोगों ने ये जो समाजवाद क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार की विचारधारा है या फिर आप लोग जानते हैं कि ये एक प्रकार की सोच है। और ये जो विचारधारा या फिर ये सोच थी, ये यूरोप में क्या होती है दोस्तों, पैदा होती है। और समाजवादियों का ये मानना है कि दुनिया में जो भी परेशानी है उसकी वजह है निजी संपत्ति। क्या है दोस्तों? निजी संपत्ति। और ये लोग क्या करते हैं, ये एक ऐसे समाज को बनाने की कल्पना करते हैं जो वर्ग विहीन हो, जहां पर अमीर और गरीब किसी का कोई अंतर ना हो। यूरोप में समाजवादियों की ये सोच पैदा होती है। कार्ल मार्क्स इस सोच के बहुत बड़े प्रवर्तक होते हैं और उसके बाद फिर यूरोप से ये सोच पहुंच जाती है कहां पर दोस्तों? रूस में। रूस के अंदर आप देखते हैं कि जब ये सोच पहुंच जाती है तो जो रूस का गरीब वर्ग था, जो गरीब समाज था, वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है। और एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लेनिन। वो यूरोप के अंदर, यूरोप की ये जो सोच रही थी समाजवादी वाली सोच, इसको रूस के अंदर शुरू करते हैं और फिर रूस की क्रांति हो जाती है। और हम लोगों ने रूस की क्रांति के बारे में साल 1917 में जो हुई उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। हमने देखा था कि रूस के अंदर शासक था जार निकोलस, उसको हटा दिया जाता है फरवरी के महीने में और उसके बाद आप देखते हैं कि अक्टूबर के महीने में पूरे तौर पर जो समाजवादी थे वो पूरे के पूरे रूस पर कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद फिर अब आगे की क्या कहानी होगी वो हम लोग अपनी आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि क्या पढ़ेंगे। हमारी आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले गृह युद्ध क्या होता है ये देखेंगे। गृह युद्ध का मतलब क्या है कि आप देखते हैं कि रूस के अंदर मुख्य तौर पर वो लोग जो लोकतंत्र को पसंद करते हैं वो, और उसी के साथ साथ वो लोग जो समाजवाद को पसंद करते हैं वो, इन लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर क्या होगा बच्चों? मार काट मचने लगेगी और ये एक दूसरे को मारने लगेंगे। गृह युद्ध का मतलब होता है जब एक ही देश के लोग आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सिविल वॉर कहते हैं। ये रूस के अंदर होती है। रूस की क्रांति के बाद उसको समझेंगे क्या है पूरी कहानी। फिर आप देखते हैं कि ये जो रूसी लोग थे, रूस के अंदर समाजवादी लोग आ जाते हैं जैसे हमने आपको बताया था, और ये समाजवाद के हिसाब से क्या करते हैं? रूस को चलाने की कोशिश करते हैं, वो देखेंगे। फिर एक व्यक्ति आएगा दोस्तों जो लेनिन। अब तक हमने सिर्फ लेनिन के बारे में पढ़ा था कि भाई लेनिन कर एक व्यक्ति हैं जो रूस के अंदर क्रांति कर रहे हैं। लेनिन की कहानी खत्म होगी और लेनिन के बाद उनका उत्तराधिकारी, उनका एक और नेता आप देखते हैं कि रूस के अंदर आएगा जिसे स्टेलिन कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेलिन। लेनिन के बाद स्टेलिन आता है और स्टेलिन क्या करता है बच्चों? ये अपनी प्रकार की एक नई सोच को रूस के अंदर चालू कराता है और उसके बाद फिर क्या होता है? पूरा का पूरा रूस प्रभावित होता है। तो ये हमारी आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिनको शुरू से लेकर आखिर तक आप और हम समझने की कोशिश करेंगे। आशा है कि इससे पहले कि हमने जितने भी बिंदुओं को पढ़ा है वो आपके दिमाग में सही तरीके से फिट हो गए हैं और आपके समक्ष अब किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट नहीं है। चलिए साथियों, हम लोग आप सभी के साथ अब शुरुआत करते हैं। साल 1917 के बाद से रूस के अंदर क्या बड़े बदलाव हुए। अब ये हमारी जो आज की कहानी शुरू होगी उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जार निकोलस की कहानी खत्म हो चुकी है। जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसको भी समाप्त कर दिया गया है और समस्त रूस के अंदर क्या हो गया है? समाजवादियों का, या फिर हम कह सकते हैं कि लेनिन का या फिर बोल्शेविक नेताओं का कब्जा हो गया है। आगे की कहानी शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गृह युद्ध क्या है और गृह युद्ध की क्या कहानी है, या फिर इसकी पूरी के पूरे तौर पर क्या पृष्ठभूमि है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखते हैं कि बोल्शेविक लोग कौन है बच्चों? लेनिन की ही पार्टी को बोल्शेविक कहा जाता है, अगर आपको याद होगा, है ना। तो हमें पता है कि ये जो बोल्शेविक लोग थे इन्होंने क्या किया था? जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दे दिया तो रूस की सेना बिखरने लगी। आप सभी को पता है कि समाजवादी या फिर जो बोल्शेविक लोग थे या फिर जो लेनिन के साथी थे, इनका ये मानना था कि जो सरकार, जो संपत्ति है, जो जमीन है, जो भूमि है, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी, ये भूमि पूरे देश की होगी। अब जब ये क्रांति हो रही थी सन 1917 में, आप लोगों ने देखा था कि जब जार निकोलस को हटाने की क्रांति हुई थी और जब अंतरिम सरकार को हटाने की क्रांति हुई थी, जब अंतरिम सरकार को हटाया गया था तो बहुत से किसान, बहुत से मजदूर लेनिन के साथ थे।
और जब लेनिन ने ये ऑर्डर दे दिया कि अब किसानों को उनकी जमीनें मिलेंगी, तो किसान सेना छोड़कर वापस घरों की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब वो जमीनों के मालिक बनने वाले थे, है ना। आप क्या देखते हैं कि जब लेनिन ने ये कह दिया कि जब ये ऑर्डर आ गया रूस के अंदर कि जो जमीनें हैं वो किसानों को वापस दे दी जाएंगी, तो जो सेना बनी थी वो क्या होती है दोस्तों, बिखरते हुए दिखती है। अधिकतर जो आपके सैनिक थे वो क्या करते हैं बच्चों, वो अपनी जमीनों को पाने के लिए कि भैया अब हम जमीनों के मालिक बन जाएंगे, आप देखते हैं कि ये अपने घर की तरफ वापस जाने के लिए तैयार होने लगे। तो बहुत से सैनिक जो रूस की क्रांति अक्टूबर के महीने में हुई थी, जब वो लेनिन के साथ खड़े थे और जिन्होंने अंतरिम सरकार को हटा दिया था और लेनिन को सत्ता में लाए थे ये लोग, वो वापस क्या करते हैं, जब इनको जमीनें मिलती हैं तो ये अपने घर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो पूरा का पूरा रूस था ना, वहां पर आपको क्या देखते हैं, अलग अलग सोच वाले लोग देखते हैं। और ये अलग अलग सोच वाले जो लोग हैं, अब ये रूस के अंदर एक दूसरे के साथ भिड़ जाएंगे। ये कोशिश करेंगे कि भाई रूस को हम चलाएं और हमारी सोच के हिसाब से रूस को चलाया जाए। यहां पर हम लोग देखते हैं कि इनके बारे में बच्चों, अभिजात वर्ग के बारे में। अभिजात वर्ग कौन है? अभिजात वर्ग का मतलब है अमीर लोग, है ना। और आप सभी को पता है कि लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने ये कह दिया कि सब लोग समान हैं। अब जो ये अमीर अमीर लोगों ने बड़े बड़े घर बनाए हुए थे, इन बड़े बड़े घरों के अंदर गरीब लोगों को रख दिया गया। तो रूस के अंदर जो अमीर लोग थे वो लेनिन से और लेनिन की पार्टी से नफरत करते थे, गुस्सा करते थे। एक ये अलग ग्रुप आपको अक्टूबर की क्रांति के बाद दिखता है जो लेनिन को और समाजवादियों को पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ हम लोग कौन देखते हैं बच्चों, लिबरल लोग। लिबरल लोग कौन है? आप सभी के साथ हमने डिस्कशन किया था, उदारवादी जिन्हें कहा जाता है, जो बदलाव तो चाहते थे लेकिन ये लोकतंत्र को पसंद करते थे। ये समाजवादी विचारधारा को नहीं मानते थे। इनका मानना था कि इलेक्शंस होने चाहिए, जनता अपने में से ही नेताओं को चुने और उसके हिसाब से देश को चलाया जाए, है ना। तो आप देखते हैं कि ये गैर बोल्शेविक थे। गैर बोल्शेविक मतलब ये समाजवादी जो लोग थे। अब आपको दिखता है कि जो लेनिन थे, लेनिन के खिलाफ आप देखते हैं कि एक विरोध खड़ा होने लगता है। लेनिन या फिर जो उनकी पार्टी रही बोल्शेविक पार्टी, उसके खिलाफ विरोध खड़े होने लगता है अमीर लोग और वो लोग जो लोकतंत्र को पसंद करते थे, जो देश में लोकतंत्र को लाना चाह रहे थे, जो लिबरल थे, वो क्या करते हैं, वो मुख्य तौर पर इकट्ठे होते हैं। ऐसा होता है ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो जाता है, तो ऐसे ही हुआ। आप देखते हैं कि अमीर लोगों का भी दुश्मन आपको लेनिन दिख रहा था और जो ये लोकतंत्र के समर्थक वाले लोग थे, इनका भी दुश्मन लेनिन और उसके बोल्शेविक लोग रहे थे। तो अब दुश्मन दुश्मन एक होने लगते हैं। और आप सभी देखते हैं कि ये लोकतंत्र के समर्थन वाले लोग और ये जो अमीर लोग थे, ये रूस के दक्षिणी हिस्से में क्या होने लगते हैं, पहुंचने लगते हैं। रूस का जो दक्षिणी इलाका है, अगर हम रूस को देखें तो रूस का जो एकदम नीचे वाला क्षेत्र है, दक्षिण वाला क्षेत्र, वहां पर आप लोग देखते हैं कि ये रूस में वो लोग जो अमीर थे और उसी के साथ लोकतंत्र को समर्थन करते थे, इकट्ठा होने लगते हैं। और ये अब इकट्ठा होकर अपनी सेना तैयार करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये बोल्शेविकों से, लेनिन से लड़ने के लिए अपनी सेना को तैयार करते हैं, जिसे ये लोग क्या कहते हैं, रेडर्स के नाम से बुलाते हैं। क्या कहा जाता है? तो जो अमीर लोग थे वो क्या करते हैं दोस्तों, अमीर लोग और लोकतंत्र के समर्थन वाले लोग थे, वो दक्षिण एरिया में जमा हो जाते हैं रूस के, और ये सभी लोग अपनी सेना को तैयार करते हैं। अब भैया रूस के अंदर रूस के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और इसी को हम लोग गृह युद्ध के तौर पर देख रहे हैं। होता क्या है, आप देखते हैं कि साल 1918 से साल 1919 के बीच जो पूरा का पूरा रूसी साम्राज्य है, इसके अधिकांश हिस्सों पर आप लोग देखते हैं कि क्या हो जाता है बच्चों, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनर। क्या हो जाता है बच्चों, देखिए अब जो यहां पर हम लोग दो शब्दों का प्रयोग करेंगे, एक को कहा जा रहा है ग्रीन्स और दूसरों को कहा जा रहा है व्हाइट्स। अब ये ग्रीन्स कौन है और ये व्हाइट कौन है? देखो रूस के अंदर ना अलग अलग सोच वाले थे। कुछ ऐसे थे जो जार को पसंद करते थे, जो राजा को सही मानते थे। कुछ ऐसे थे अमीर जो कहते थे कि भैया हमारे साथ गलत हुआ है। और कुछ ऐसे थे जो लोकतंत्र को पसंद करते थे। तो अलग अलग ग्रुप्स आपको देखते हैं कि रूस के अंदर बन गए थे। कुछ लेनिन के साथी थे, बोल्शेविक थे, कुछ राजा के साथी थे, कुछ लिबरल थे जो लोकतंत्र लाना चाहते थे, और कुछ अमीर लोग थे। तो आपको रूस के अंदर ये चार अलग अलग वर्ग दिखते हैं। और ये इनमें से आपने क्या देखा कि जो दो वर्ग हैं, लिबरल लोग और अमीर लोग, ये दक्षिणी रूस के अंदर जमा हो चुके हैं। इन्होंने अपनी सेना तैयार कर ली और अब ये पूरे रूस के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, साल 1918 में और साल 1919 में आप लोग देखते हैं कि जो रूस का अधिकांश इलाका है, वहां पर आप लोग देखते हैं कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, जिनको ग्रीन्स कहा जाता है, जो सोशलिस्ट हैं, यानी कि जो मुख्य तौर पर आपको कैसे दिखते हैं, जो आपको समाजवादी दिखते हैं, उनको ग्रीन्स कहा पुकारा जाता है। और जो जार के समर्थक थे, जो मानते थे कि जार निकोलस है, राजा का जो राजतंत्र है वो अच्छा था, उनको व्हाइट्स कहा जाता है। इनका क्या होने लगता है बच्चों, दबदबा बढ़ने लगता है। अच्छा, आप क्या होता है कि आप धीरे धीरे देखते हैं कि जो फ्रांस था, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान, इनकी जो सेनाएं थी वो भी क्या करती हैं, वो भी जार की, राजा के साथियों की
और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, इनकी कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि मदद मिलने लगती है। अच्छा, आप देखते हैं कि जो राजा के साथ वाले लोग थे ना, जो राजा के साथ थे, जिनको व्हाइट्स कहा जा रहा है, आप देखते हैं कि जो जापान हुआ वो भी, इंग्लैंड हुआ वो भी, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, इन अलग अलग देशों की जो सेनाएं थी वो क्या करती हैं, वो जार के समर्थकों की मदद करती हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि भाई इनको परेशानी थी कि ये जो समाजवाद की सोच है ना, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो अलग अलग देश थे, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, जापान हुआ, अमेरिका हुआ, वो रूस के जार के साथियों की मदद क्यों कर रहे थे, राजा के साथियों की मदद क्यों कर रहे थे? क्योंकि इन देशों को खुद डर था कि ये जो समाजवादी वाली सोच है, समाजवादी की सोच क्या है कि भैया निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो इन देशों को डर था कि कहीं ये सोच हमारे देश में ना आ जाए और हमारे देश में भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें सत्ता से हटा दिया जाए, हमारे पास से शक्तियां उनको खत्म कर दिया जाए। तो इसीलिए आप लोग देखते हैं कि ये इन देशों में दोबारा से राजतंत्र को लाना चाह रहे थे, है ना। और आप देखते हैं कि रूस के अंदर अलग तरीके से माहौल खराब हुआ है। एक तरफ अमीर लोग इकट्ठा हुए हैं, एक तरफ आपको दिखता है कि लेनिन और उसके साथी हैं, और एक तरफ आपको जार या फिर राजा के साथी दिखते हैं। और ये जो राजा के साथी हैं, इनको दूसरे देशों की सेनाओं से हथियार मिल रहे हैं, और ये रूस के अंदर क्या हो रहा है, अब लड़ाई वाला माहौल खड़ा होने लगता है। और ये बोल्शेविक जो लोग हैं रूस के अंदर, जो लेनिन के साथी हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश की जाती है। आप क्या देखते हैं कि लेनिन और उनके जो साथी हैं उनको कमजोर करने के लिए आप देखते हैं कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं, राजा के साथियों को हथियार प्रोवाइड करा रहे हैं। अब ये जो व्हाइट्स लोग हैं, व्हाइट्स को आप लोगों को याद रखना है, व्हाइट्स लोग कौन है? व्हाइट्स कहा जा रहा है राजा के साथी या फिर जार निकोलस के साथियों को, है ना। अब आप देखते हैं कि ये जो व्हाइट्स थे, है ना, व्हाइट्स में आप लोग देखते हैं कि जो निजी संपत्ति के समर्थक थे, उन्हें किसानों के खिलाफ कदम उठाने के लिए उन्होंने जमीन हथिया ली। आप क्या देखते हैं कि जो व्हाइट्स लोग थे, व्हाइट्स कौन है दोस्तों? ये वो है जो राजा को पसंद करते हैं या फिर जो जार को पसंद करते थे। इन लोगों ने क्या करा बच्चों, लेनिन ने जब कब्जा कर लिया था पूरे रूस के ऊपर, तो लेनिन ने यह कहा कि अब जो जमीन है वो सरकार की है, और सरकार किसानों को ये जमीन बांट रही है क्योंकि किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ है। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो राजा के समर्थक थे, इन्हें दिखा कि अगर हमें लेनिन के खिलाफ खड़ा होना है तो हमें क्या करना होगा, हमें लेनिन की सोच को हटाना होगा और समाजवादियों की सोच को हटाना होगा। आप देखते हैं कि ये क्या कर लेते हैं, ये किसानों को उनकी जमीन से हटा देते हैं और किसानों की जमीन को हथिया लेते हैं। और इसी के साथ आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो किसान थे उनसे दोबारा से उनकी जमीन को क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है ना। अब देखिए पूरे रूस के अंदर अगर हम लोग देखें सन 1917 के बाद तो क्या हो गया था दोस्तों, एक तो आपको दिख रहे हैं वो लोग जो राजा को पसंद करते हैं या फिर जो जार को पसंद कर रहे हैं और जिनको हम लोग व्हाइट्स कहते हैं, इनका अपना है कि भैया राजा का राज होना चाहिए था, राजा और उसकी सोच को हम वापस लाएंगे। दूसरे वो हैं जो समाजवादी हैं। समाजवादी कौन है दोस्तों, जो समाजवाद को पसंद कर रहे हैं, या फिर आप लोग क्या देखते हैं जो लेनिन के साथी हैं, जो बोल्शेविक हैं, है ना। और तीसरे हैं लिबरल लोग, जो क्या कहला रहे हैं, जो लोकतंत्र को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के तीन अलग अलग ग्रुप आपको दिख रहे हैं और ये लोग आपस में रूस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे मजबूत अभी तक हम देख पा रहे हैं कि लेनिन और उसका समाजवादी ग्रुप है। समय गुजरता चला जाता है, साल आ जाता है 1920। अब साल 1920 आते आते आप देखते हैं कि जो अधिकतर रूसी साम्राज्य था, जो पूरा का पूरा रूस का साम्राज्य था, उसके ऊपर आप लोग क्या देखते हैं, उसके ऊपर समाजवादी या फिर लेनिन के साथियों ने कब्जा कर लिया था। भाई लेनिन के जो लोग थे, लेनिन के साथ किसान थे, मजदूर थे, लेनिन के साथ महिलाएं थी, गरीब लोग थे, तो लेनिन का समर्थन बहुत ज्यादा था। और आप देखते हैं कि ये जो बोल्शेविक थे, इन लोगों के साथ गरीब लोग जुड़े हुए थे, अमीर लोग बहुत कम थे, लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग बहुत कम थे। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि साल 1920 आते आते लेनिन और उसकी जो समाजवादी विचारधारा थी वो पूरे रूस के ऊपर क्या कर लेती है, अपना कब्जा कर लेती है एक तरीके से आप देखते हैं। और यहां पर क्या हो जाता है बच्चों, पूरा का पूरा जो रूस था अब वो समाजवाद से चलने की बात होती है कि रूस को कैसे चलाया जाएगा, समाजवादी विचारधारा से चलाया जाएगा, है ना। अब होता क्या है, अब रूसी साम्राज्य के अंदर आप लोग क्या देखते हैं, रूसी साम्राज्य के अंदर बहुत से ऐसे लोग रहा करते थे जो रशियंस नहीं थे, जो गैर रूसी थे, और बहुत से ऐसे लोग थे क्या है बच्चों, जो मुस्लिम थे, है ना। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो गैर नागरिक थे, जो गैर रूसी थे और जो मुस्लिम थे, है ना, उनके साथ आप देखते हैं कि उनको मुख्य तौर पर क्या होता है कि रूस के अंदर ज्यादा बड़ा साथ नहीं मिलता, है ना। आप लोग क्या देखते हैं कि ये जो गैर रूसी नागरिक थे इनको ज्यादा बड़े अधिकार लेनिन नहीं देता, और ये जो मुस्लिम लोग रहे थे, जदीदी लोग, इनको भी ज्यादा बड़ा साथ नहीं मिलता। तो रूस के अंदर आप देखते हैं कि गृह युद्ध हो रहा है। कैसे कैसे गृह युद्ध हो रहा है दोस्तों, राजा के लोग अपना कब्जा करना चाह रहे हैं,
समाजवादी अपना कब्जा करना चाह रहे हैं और लोकतंत्र के लिबरल लोग अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। साल 1920 तक आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर समाजवादी लेनिन बोल्शेविक पार्टी का नेता कब्जा कर चुका है और इसके साथ अब वो गैर नागरिक, जो गैर रूसी नागरिक हैं और जो गैर मुस्लिम नागरिक हैं, उनको उनके साथ की जरूरत नहीं है। अब आगे यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो रूसी उपनिवेशवाद है वो क्या होता है बच्चों, कि बोल्शेविक के अनुयायी बन गए और ये क्या कर लेते हैं, ये समर्थन मानने लगते हैं। आप क्या देखते हैं कि जो अधिकतर लोग थे, जो पहले आपको दिख रहा था कि समाजवादी नहीं थे, जो लेनिन को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि भैया लेनिन का तो कब्जा हो रहा है और लेनिन के पास बहुत ज्यादा पावर है, बोल्शेविक लोगों के पास, समाजवादियों के पास बहुत ज्यादा पावर है, तो अब आप देखते हैं कि जो लोग लेनिन की सोच को पसंद नहीं कर रहे थे वो डर कर लेनिन के साथ क्या होने लगते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। और धीरे धीरे आप लोग देखते हैं कि जो समाजवादी वाली सोच थी वो पूरे के पूरे रूस के अंदर छा जाती है। और यहां पर यह बोला जाता है कि समाजवाद मतलब देश प्रेम, कि जो अगर आप रूस से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब आपको समाजवादी विचारधारा के साथ चलना होगा। अब पूरे रूस के अंदर आप लोग देख लेते हैं कि साल 1920 तक आते आते मुख्य तौर पर सारे के सारे जो समाजवादी हैं, बोल्शेविक लोग हैं, वो कब्जा कर लेते हैं। हर एक जगह पर, रेलवे स्टेशन हो या फिर आप लोग देखते हैं कि शहर, हर जगह पर पूरे तौर पर रशिया के अंदर आप देखते हैं कि बोल्शेविक लोगों का कब्जा हो जाता है। और उसी के बाद आप देखते हैं कि साल आ जाता है 1922। ठीक है दोस्तों, समय गुजरता चला जाता है, साल 1920 तक कब्जा हो चुका है। अधिकतर लोग जो लेनिन के साथ नहीं थे वो धीरे धीरे लेनिन की तरफ आने लगते हैं, बोल्शेविक पार्टी को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं होता। अब समय आ जाता है साल 1922 और साल 1922 में क्या किया जाता है, साल 1922 में ये जो रूसी साम्राज्य था, पहले इसको क्या कहा जा रहा था, रशियन एम्पायर कहा जाता था, इसका नाम चेंज कर इसको सोवियत संघ या फिर यूएसएसआर नया नाम दे दिया जाता है ना। पहला इसको रशियन एम्पायर कहा जाता था, रूसी साम्राज्य कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर इसको सोवियत यूनियन या फिर सोवियत संघ या फिर यूएसएसआर कहा गया। और इसके अंदर यह बात की गई कि क्या होगा भैया, ये जो यूएसएसआर है ये मुख्य तौर पर दुनिया के अंदर समाजवादी विचारधारा से चलने वाला देश बनेगा, जहां पर सारी की सारी जो चीजें होंगी वो सब में समान तौर पर बांटी जाएंगी, है ना। और आप देखते हैं कि यही सोच धीरे धीरे तौर पर पूरे के पूरे रूस के अंदर फैलनी शुरू हो जाती है। अब आप देखते हैं कि ये जो बोल्शेविक लोग थे ना, ये जो समाजवादी लोग थे, ये पूरे तौर पर सही नहीं थे, इन्होंने कुछ गलत नीतियां बनाई थी। आप क्या देखते हैं कि जो लेनिन थे और लेनिन के साथी लोग थे, इन्होंने रूस के अंदर कब्जा तो कर लिया था, रूस का नाम तो चेंज कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से ये रूस को चला रहे थे उसमें ये पूरे तौर पर सफल नहीं थे। कुछ ऐसे गलत नियम इन्होंने बनाए थे जिससे आपको दिखता है कि इससे रूस का या फिर यूएसएसआर का या फिर सोवियत यूनियन का ज्यादा फायदा नहीं होता है ना। और अब यहां पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या तरीका इन्होंने अपनाया था जिसकी वजह से आपको दिखता है कि रूस उतने ज्यादा तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता है ना। अब हम लोग ये समझेंगे कि कब्जा तो हो चुका है, साल 1920 तक आते आते कब्जा हो गया, साल 1922 में देश का नाम चेंज कर दिया गया। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो बोल्शेविक लोग थे, समाजवादी लोग थे, लेनिन था, इसने कैसे रूस को चलाया, उसकी कहानी को हम लोग यहां पर जानने और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले तरीका अपनाया नियोजित अर्थव्यवस्था का। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, नियोजित का मतलब होता है प्लान बनाना, कि हर चीज क्या होगा, हर चीज प्लान बना कर की जाएगी, बहुत ही सोच तरीके से की जाएगी। जो ये बोल्शेविक लोग हैं या फिर ये जो आपको दिखता है कि समाजवादी लोग हैं, इन्होंने केंद्रीय योजना की शुरुआत की कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा और देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या होगा भैया, प्लान बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा, जैसे आप किसी नई क्लास में जाते हैं तो आप किसी नई क्लास में जाने के बाद प्लान बनाते हैं कि भैया इस पूरे साल में मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, तो आप प्लान बनाते हैं। ऐसे ही रूस के अंदर ये जब बोल्शेविक लोग आ गए थे तो उन्होंने कहा कि हम अपने देश को प्लान बनाकर चलाएंगे, कि 5 साल का प्लान बनाएंगे और 5 साल में हमें ट्रेन कितनी अच्छी करनी है, काम कितने अच्छे करने हैं, उन सभी अलग अलग, शिक्षा कितनी अच्छी करनी है, स्वास्थ्य कितना अच्छा करना है, उसके लिए इन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं यानी कि 5 साल के लिए इन्होंने पॉलिसीज बनाना शुरू किया। आप देखते हैं कि इनकी जो सबसे पहली योजना थी, ये जो इनकी सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी या फिर ये जो 5 साल का प्लान लेकर आए थे जिसे नियोजित अर्थव्यवस्था कह रहे थे, ये वो साल 1927 से साल 1932 तक रही। और उसके बाद दूसरी जो इनकी पंचवर्षीय योजना थी वो साल 1933 से साल 1938 तक रही। यहां पर आप लोग देखते हैं कि अब तक, अगर आपको याद होगा, रूसी साम्राज्य के अंदर जब हमने बात की थी, है ना दोस्तों, तो आपको याद होगा कि जब क्रांति का समय था तो अधिकतर जो लोग थे, लगभग 85% लोग खेती का काम करते थे।
और यहीं से आप लोग देखते हैं कि अब खेती को कम किया जाएगा और आप देखते हैं कि रूस के अंदर मुख्य तौर पर क्या होगा, उद्योगों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। रूस के अंदर समाजवादी कब्जा कर चुके हैं, ये देश को नियोजित अर्थव्यवस्था से चला रही हैं, 5-5 साल का प्लान लेकर आए हैं। साल 1927 से साल 1932 तक इनकी पहली पंचवर्षीय योजना रही और साल 33 से साल 1938 तक इनकी दूसरी पंचवर्षीय योजना रही। और अब यहां पर ये कारखानों को, उद्योगों को खोलने के समर्थक देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जितना ज्यादा हम उद्योगों को खड़ा करेंगे उतनी ही तेजी के साथ हम दुनिया के अंदर आगे बढ़ सकते हैं और अपने देश को आगे विकास की ओर लेके जा सकते हैं, है ना। अब क्या होता है दोस्तों कि इनके पास प्लान था, अब इन्होंने प्लान तो बना लिया कि हमें कारखानों को खड़ा करना है, कारखाने बना देंगे तो सबको काम मिल जाएगा, सबको काम मिल जाएगा तो गरीबी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, रूस आगे बढ़ जाएगा, सोवियत यूनियन आगे बढ़ जाएगी, यूएसएसआर आगे बढ़ जाएगा। अब इन लोगों ने क्या किया, प्लान तो बना लिया लेकिन प्लान को बहुत तेजी से इन्होंने करने की कोशिश की। क्या हुआ, आप देखते हैं कि इन्होंने तेजी से निर्माण करने के चक्कर में मजदूरों की हालात खराब कर दिए। भैया मजदूरों से 18-18 घंटे काम कराया जा रहा है, मजदूरों से 20-20 घंटे काम कराया जा रहा है कि उत्पादन करो, फैक्ट्री में काम करो, जितना काम करोगे उतना रूस आगे बढ़ेगा। आप देखते हैं कि सड़कें बनवाई जा रही हैं, रोड बनवाए जा रही हैं, कारखानों पर में लोगों से काम कराया जा रहा है और अंधाधुंध तरीके से काम कराया जा रहा है। आप देखते हैं कि तेजी से निर्माण के लिए, कि तेजी से चीजें बेहतर करने के लिए इन्होंने मजदूरों पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया, जिससे जो मजदूर थे उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। उसी के साथ साथ हम देखेंगे जो मजदूर थे, जहां पर ये लोग रहा करते थे ना बच्चों, एक तो ये 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद जहां पर ये रहने के लिए आया करते थे मजदूर लोग, उनको रहने के लिए भी सही ज्यादा सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इनको शौचालय, यानी कि जहां पर ये शौच कर सके या फिर क्या कर सके, अन्य सुख सुविधाएं मिल सके, वो भी इनको सड़क से बहुत दूर, जहां पर ये रहा करते थे उससे बहुत दूर बनाई गई थी। काम यहां पर हो रहा है और आप देखते हैं कि सूसू पोटी के लिए इनको बहुत दूर जाना पड़ता था, तो बहुत ज्यादा परेशानी आप देखते थे कि जो रूस के ये मजदूर थे इन पर आ गई थी। अब समाजवादी जो नेता थे उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया कि देश में सड़कें बनानी है, एकदम से सड़कें बना देनी है, लेकिन सारा जो बोझ था वो मजदूरों पर आ गया और इन मजदूरों से लगातार काम कराया गया, इनको ना तो कुछ सुख सुविधा दी गई। और आप देखते हैं कि जो मजदूर थे उनको बहुत ठंडे माहौल में, बहुत गलत तरीके से आप देखते थे कि अपना जीवन गुजारना पड़ता था और सर्दी में इनके लिए जीवन जीना बहुत ज्यादा कठिन हो गया था। तो ये मजदूर जो शुरुआत में लेनिन के साथी हुआ करते थे, धीरे धीरे अब ये लेनिन के और समाजवादी की जो सोच थी उसको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे इतना जबरदस्त काम कराया जा रहा है। अच्छा, अब आप देखते हैं कि जो मजदूर लोग थे इनके बच्चों के लिए क्या किए गए, स्कूल खोले गए, क्योंकि मजदूर लोग तो भैया काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनके बच्चे हैं जो काम वाली जगह है वहां पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए स्कूल खोले गए। और उसी के साथ साथ जो मजदूर हैं और जो किसान हैं उनको भी ये कहा गया कि आप क्या करें, आप पढ़ना शुरू करें। तो समाजवादियों ने मजदूरों पर काम तो डाला, लेकिन उसके साथ आप देखते हैं कि उनकी बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखने की कोशिश इनके द्वारा की गई, उनको स्कूलों की तरफ लेकर गए। उसी के साथ जो महिला मजदूर हैं, कि भैया वो महिला जो मजदूर हैं वो अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को रखती हैं, तो उनके लिए क्या किया गया, काम की जगह पे ही बालवाड़ियां बना दी गई। बालवाड़ियों को हम लोग आंगनवाड़ी के तौर पर देख सकते हैं कि एक ऐसा कमरा बना दिया गया जहां पर बहुत सारे खिलौने हैं, जहां पर छोटे छोटे पालने या फिर झूले हैं, वहां पर महिला मजदूर अपने बच्चों को रख देती थी, काम पर चली जाती थी और वापस आकर अपने बच्चे को वहीं पर पाती थी। तो इसके तहत आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी सोच थी वो लोगों को अच्छा स्वास्थ्य भी दे रही थी, अस्पताल भी खोल दिए गए थे, उनको पढ़ाया भी जा रहा था और महिलाओं के लिए बालवाड़ी भी बना दिए गए थे कि जो बच्चे हैं वो इन बालवाड़ियों के अंदर खेल सकते हैं, इन आंगनवाड़ियों के अंदर खेल सकते हैं, ताकि उनके माता पिता सही तरीके से देश के विकास में काम कर सके, है ना। ये सब चीजें आप देखते हैं कि कर दी गई थी। अस्पतालों को बेहतर किया गया था, आप देख सकते हैं, असली चित्र है। और उसी के साथ आप देखते हैं कि बच्चों के लिए बालवाड़ियों को भी बना दिया गया था, है ना। अब यहां तक तो इस तरीके से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं चीजें तो मजदूरों के लिए अच्छी थी, उन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है, अच्छा इलाज मिलने लगा था, उनके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था, लेकिन मजदूरों पर खुद बहुत ज्यादा प्रेशर था, उनकी रहने की जगह अच्छी नहीं थी, उनके साथ वो विकास की बात जो उनसे की गई थी क्रांति के समय वो उनके साथ नहीं हो पाई थी। अब यहां से देखिए आगे क्या होता है। अब यहां पर आप लोग देखते हैं कि जो लेनिन भाई साहब थे उनकी कहानी खत्म होती है साल 1924 में। लेनिन भाई साहब का क्या हो जाता है बच्चों, राम नाम सत्य हो जाता है या फिर वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। आप देखते हैं कि साल 1924 में लेनिन इस दुनिया को छोड़ जाते हैं और लेनिन के बाद आप देखते हैं कि अब जो रूस था या फिर जो यूएसएसआर था या फिर सोवियत यूनियन था, उस पर एक नया नेता आता है, उसमें एक नया नेता बनता है। लेनिन के ही ये चेले हुआ करते थे, इनका नाम था जोसेफ स्टालिन। क्या नाम था दोस्तों, आप देखते थे कि जोसेफ स्टालिन इनको कहा जाता था और स्टालिन की सोच को ही स्टालिनवाद कहा गया।
है ना। तो लेनिन की कहानी साल 1924 में खत्म हो जाती है और लेनिन के बाद अब एक नया नेता आता है जिसका नाम है जोसेफ स्टालिन। और ये जोसेफ स्टालिन एक नई प्रकार से तरीके से क्या करता है, पूरे तौर पर चलाने की कोशिश करता है किसको, मुख्य तौर पर यूएसएसआर या फिर रूस को, और उसको समझने की कोशिश अब यहां पर हम लोग करेंगे। ये क्या करते हैं, जो लेनिन था ये आप क्या देखते हैं कि जो स्टालिन था ये नियोजित अर्थव्यवस्था के शुरुआती समय में ही क्या कर देता है, कृषि के सामूहिकीकरण को क्या कर देता है, लेकर आता है, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है। जो स्टालिन था वो खेती के संदर्भ में एक नया तरीका लेके आता है कि हम खेती को कैसे करेंगे, सामूहिक तौर पर करेंगे। स्टालिन जो लेनिन के बाद आपको दिखता है कि रूस को संभालता है, ये रूस को संभालने के बाद कृषि को आगे बढ़ाने के लिए एक आइडिया लेकर आता है जिसे स्टालिनवाद या फिर कृषि का सामूहिकीकरण कहा गया। क्या था ये, इसको देखते हैं। और इसके आ जाने से आप देखते हैं कि जो कृषि थी ना वो पूरे तौर पर तबाही में चली गई थी। देखिए क्या था, साल था 1927 और 28, और इसके अंदर आप लोग देखते हैं कि जो शहर थे, रूस के जो शहर थे, वहां पर अनाज की सप्लाई में क्या हो जाता है, आप देखते हैं कि बहुत कमी आने लगती है। अनाज जितनी मात्रा में चाहिए था उतनी मात्रा में अनाज आप देखते हैं कि शहरों के अंदर उपस्थित नहीं था साल 1927 से साल 1928 में, जब स्टालिन रूस को संभाल रहा था। जो सरकार थी, जो स्टालिन था, इसने क्या कहा दोस्तों, इसने कीमत निर्धारण कर दी। इसने क्या कर दिया कि कीमत को तय कर दिया और इसके कहा कि इन कीमतों पर ही क्या करना होगा, किसान को सरकारी खरीदारों को बेचना होगा। देखिए आप क्या देखते हैं कि संकट आ गया था, शहरों के अंदर अनाज था नहीं, जनता भूखी थी, तो लेनिन जो स्टालिन जो था उसने क्या किया, उसने कीमतों को तय कर दिया। अब जो कीमतें तय की ना वो बाजार की कीमतों से बहुत कम थी, कि बाजार में तो जो आप देख रहे हैं कि अनाज बिक रहा है वो 10 रुपए किलो बिक रहा है, और जो ये सरकार थी वो मात्र 2 रुपए या 4 रुपए किलो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि ले रही थी। तो किसानों को यहां पर नुकसान होता हुआ दिख रहा था और किसानों ने कहा कि भैया हम तो सरकार को नहीं बेचेंगे। किसानों ने क्या कहा कि हम तो सरकारों को नहीं बेचेंगे, इससे हमें नुकसान हो रहा है, हम बाहर बाजार में बेचेंगे, है ना। अब आप क्या देखते हैं कि यहां पर क्या होता है कि स्टालिन को लगता है कि हमें एक नए रिफॉर्म की जरूरत है, एक नए बदलाव की जरूरत है, जिससे हम लोग अनाज की इस कमी को कम कर सकें। अच्छा, ये दौर था, ये समय आ गया था साल 1927 के अंदर। आप लोग अगर देखें कि जो पार्टी की पूरी कमान थी वो किसके हाथों में आ गई थी दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि स्टालिन के हाथों में आ चुकी थी। और ये जो स्टालिन था बच्चों, वो क्या करता है, वो बड़े बड़े कठोर कदम अपनाता है। ये साल 1927 के बाद पूरे तौर पर जो रशिया था उसको अपने कब्जे में कर चुका था, पूरा रशिया अब स्टालिन के हाथों में आ चुका था। और ये क्या करता है, ये जो पार्टी के सदस्य थे, ये जो बोल्शेविक पार्टी थे, ये क्या कर देते हैं, ये सभी समाजवादी लोग साल 1928 में उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, अनाज का उत्पादन होता था, है ना। ये क्या करता है, देखो अब ये अलग अलग कठोर कानून बनाता है। आप क्या देखते हैं, साल 1927 में स्टालिन पूरे रूस पर कब्जा कर चुका है। बोल्शेविक पार्टी और जो इसके साथी के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अब रूस के अंदर कठोर नियम बनाते हैं, बहुत सख्त नियम बनाते हैं। स्टालिन क्या करता है, अपने पार्टी के लोगों को भेजता है। क्या करता है बच्चों, साल था 1928, बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे या फिर जो स्टालिन के साथी थे, स्टालिन अपने साथियों को रूस के अलग अलग इलाकों में भेजता है, जहां पर क्या होता था, जहां पर अनाज का उत्पादन हुआ करता था। और वो क्या करता है बच्चों, वहां पर क्या करता है, वहां पर इन अपने साथियों से कहता है कि तुम अनाज पर निगरानी रखो। क्या करे, अनाज पर निगरानी रखो, और क्या पड़े, अगर आपको जबरदस्ती लगे तो क्या कर सकते हो, तुम वहां पर छापे मार सकते हो, क्योंकि अनाज की कमी थी। तो जो गांव के इलाके थे जहां पर उत्पादन होता था, वहां पर स्टालिन ने अपने साथियों को भेज दिया था। ये साथी वहां पर जाते थे और नजर रखते थे कि कहां पर कितना अनाज है, और इसकी रिपोर्ट स्टालिन को दिया करते थे। और स्टालिन ने यह भी कह दिया था कि तुम क्या कर सकते हो, छापे मार सकते हो, और अगर तुम्हें लगे कि अनाज को जब्त करना है, अनाज को अपने पास रखना है, तो वो भी तुम कर सकते थे, है ना। अब आप देखते हैं कि उस समय रूस के अंदर बहुत से क्या थे बच्चों, आप देखते हैं कि धनी किसान हुआ करते थे। धनी किसानों को रशिया में कुलक कहा जाता था। क्या था दोस्तों, इनको कुलक कहा जाता था। और इन लोगों के सामने क्या थी बच्चों की, ये जो स्टालिन ने अपने साथियों को भेजा था ना, ये क्या कर रहे थे, ये शोषण करने लगे थे, ये जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे थे, ये तो उल्टा ही क्या करने लगे थे, किसानों को परेशान करने लगे थे। जो बड़े बड़े किसान थे उनके घर पर ये छापे मारते थे और वहां से जो सही अनाज था उसको अपने कब्जे में कर लिया करते थे। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो किसान थे, बड़े किसान जिन्हें कुलक कहा जा रहा है, वो स्टालिन और उसके साथियों से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आप देखते थे कि ये स्टालिन के साथी मुख्य तौर पर क्या करते थे, पहुंच जाते थे बड़े किसानों के घर पर और वहां से अनाजों को क्या कर लिया करते थे, कॉपी चुराकर इकट्ठा कर लिया करते थे, है ना। अब आगे क्या होता है दोस्तों, अब इसके बाद क्या होता है कि स्टालिन ने पहले तो अपने लोगों की सेना बनाई थी, अपने साथियों को तैयार किया,
जो किसानों पर नजर रख रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम ज्यादा बेहतर नहीं आता। और इसी के बाद स्टालिन के दिमाग में एक आइडिया आता है जिसे कहा जाता है सामूहिकीकरण। अब ये सामूहिकीकरण क्या है, इसको समझने की कहानी हम आपको यहां पर बताते हैं कि ये सामूहिकीकरण क्या है। इसकी कहानी शुरुआत होती है साल 1919 के बाद, कि जो हर किसान था ना, उसको क्या कहा जाता था बच्चों, कोल खोज। कोल खोज का मतलब क्या है, ये एक और रशियन शब्द है ना। कुलक कहा जा रहा है बड़े किसानों को, वहीं पर जो कोल खोज है यह है सामूहिक खेती। सामूहिक खेती का मतलब है कि एक गांव के लोग सब मिलकर क्या करेंगे, खेती करा करेंगे। अच्छा, सामूहिक खेती के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि जो जमीन है और जो उपकरण है उस पर क्या है, उसका स्वामित्व किसानों को दे दिया जाता था। आप क्या देखते थे कि एक गांव है, वहां पर अलग अलग किसान हैं, ये सभी किसान एक ही तरीके की खेती करेंगे। ये जो खेत होंगे ये किसानों के होंगे, और इसके अंदर जो मशीनें लगेंगी वो भी किसानों की होंगी, लेकिन जो उत्पादन होगा वो देश की सरकार रखेगी। क्या रखेगी, वो देश की सरकार रखेगी। तो एक प्रकार का नया आइडिया आप देखते हैं कि स्टालिन के दिमाग में आ जाता है। वो क्या करता है कि किसान जितने भी एक गांव में है वो एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे, जो फसल उगेगी वो सरकार को दे दी जाएगी, जमीन के मालिक किसान होंगे और इनके जो हथियार होंगे वो भी किसानों के ही होंगे। अब जो किसान थे ना, वो इससे बहुत गुस्से में थे कि भाई उत्पादन हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, और सारा जो पैदा हुआ अनाज है वो सरकार ले जाती है, हमें कुछ नहीं मिलता। और आप देखते हैं कि जो अधिकतर किसान थे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपने जानवरों को ही मारना शुरू कर दिया कि भैया जानवर ही नहीं होंगे, अगर मेरे पास गाय बैल ही नहीं होगी, भैंस नहीं होगी, तो आप मुझसे कैसे, हम चराएंगे ही नहीं, हम अपने खेत को जोतेंगे ही नहीं। तो आप देखते हैं कि जो अधिकतर किसान थे वो गुस्से में आ गए थे कि हम मेहनत करे जा रहे हैं, अनाज उगाते हैं, सारा अनाज सरकार ले जाती है, हमें कुछ नहीं मिलता। तो किसानों ने विरोध करने के नाम पर क्या किया, अपने ही जानवरों को मारना शुरू कर दिया। और सामूहिकीकरण, ये जो स्टालिन का एक आइडिया था सामूहिकीकरण, इसका पूरे तौर पर विरोध करना शुरू किया। अच्छा, जो स्टालिन था ना वो बहुत गुस्से वाला आदमी था, ये बहुत क्रूर था दोस्तों। अगर इसने देखा कि अगर कोई किसान जानबूझकर अपने जानवरों को मार रहा है या फिर स्टालिन के सामूहिकीकरण का विरोध कर रहा है, तो क्या करता था, वो उनको देश से निकाल दिया करता था। क्या करता था, उनको देश से ही निकाल दिया करता था कि मेरे देश से बाहर चले जाओ। कि अगर आप स्टालिन के सामूहिकीकरण का समर्थन नहीं कर रहे तो स्टालिन उन किसानों को देश से निकाल रहा था। तो अब आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो अधिकतर किसान थे वो बड़े लेवल पर क्या करने लगते हैं, वो विरोध करने लगते हैं। और एक तरफ स्टालिन जो भी था वो भी क्या करता है, वो भी किसानों को देश से बाहर निकालने की पूरे तौर पर कोशिश करता है। तो सरकार के विरोध में आप लोग देखते हैं कि किसान आने लगे हैं, है ना। और जो सरकार है वो क्या है दोस्तों, वो किसानों से जो उनकी मदद किया करते थे, साल 1917 में ये किसान ही तो थे जिसकी वजह से ये बोल्शेविक लोग आए थे, ये समाजवादी लोग आए थे। लेकिन अब आप देखते हैं कि किसान ही इनसे धीरे धीरे अलग होने लगते हैं और किसानों का ये पूरे तौर पर ध्यान नहीं रखते हैं। आगे क्या होता है बच्चों की, ये जो सामूहिकीकरण था ना, इसका सही रिजल्ट नहीं आता है ना, कि सब लोग एक जगह इकट्ठा खेती कर रहे हैं। गांव की जो पूरी खेती है, गांव की जो पूरी जमीन है वो सब में बांट दी गई है। बस किसान जमीन का मालिक है, उसको ना पैसा मिल रहा है ना उसको कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है, बस वो उत्पादन करे जा रहा है, मेहनत उसकी है लेकिन उसको उतना परिणाम नहीं मिल रहा। और किसानों में गुस्सा था, तो काफी समय तक आप देखते हैं कि ये सामूहिकीकरण से खेती की जाती है रूस के अंदर। और आप देखते हैं कि जो उसका परिणाम था वो ज्यादा सही नहीं आता। किसानों ने जानबूझकर कम उत्पादन किया, किसानों ने जानबूझकर अपने जानवरों को मार दिया। तो जितना उत्पादन बिना सामूहिकीकरण के हुआ करता था, सामूहिकीकरण के हो जाने के बाद आप देखते हैं कि उत्पादन तो और कम हो गया, इसका रिजल्ट बहुत बेकार आया। साल आ जाता है फिर 1930, और साल 1930 से 1933 में आप लोग देखते हैं कि फसल खराब होने लगती है। भयंकर अकाल आप देख लेते हैं कि रूस के अंदर आ जाता है, और 40 लाख से भी ज्यादा लोग आपको क्या देखते हैं दोस्तों, रूस के अंदर मर जाते हैं। 40 लाख लोग भूख से मर जाते हैं। और एक प्रकार से यहां पर पूरी दुनिया के अंदर क्या किया जाता है, स्टालिन का ये जो सोच थी, ये जो सामूहिकीकरण का आइडिया स्टालिन लेकर आया था, उसकी बहुत ज्यादा आलोचना होती है। और लोग क्या कहते हैं कि ये जो समाजवादी आइडिया है ना देश को चलाने का, ये पूरे तौर पर गलत है, समाजवाद सही नहीं है। और आप देखते हैं कि फिर समय गुजरता चला जाता है, पूरी दुनिया में स्टालिन का क्या होता है, विरोध होता है, और बहुत सारे लोग, 40 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं। और फिर साल 1939 में आप लोग लिखते हैं जो 20 लाख से अधिक लोग थे उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें जेलों में रखा जाता है। और उन पर क्या कर दिया जाता है, उन पर जबरदस्ती झूठे इल्जाम लगाकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो एक
एक ऐसा किसान जो थे जो शुरुआत में साल 1917 में आपको देखते हैं कि लेनिन के साथ गए थे, लेकिन जब स्टालिन आता है तो वो एक क्रूर शासक बन जाता है और छोटी छोटी बात पर आपको क्या करता है, साल 1939 तक आते आते 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को वो जेल में बंद कर देता है और उनको मौत के घाट उतारने लगता है, जिसका उद्देश्य ये है कि अगर तुम मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें जेलों में रखूंगा और तुम्हें मार दूंगा, चाहे इसमें बच्चे थे या फिर बूढ़े थे, उन सभी के साथ क्या किया जाता है, कुछ ऐसा ही आप देखते हैं कि परिणाम किया जाता है। अब यहां से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि रशियन की ये जो पूरा का पूरा रशियन रेवोल्यूशन रहा या फिर रूसी क्रांति रही, इसका दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ा। दुनिया में जब आप देखते हैं कि रूस के अंदर ये समाजवाद फैल चुका था और जहां पर लेनिन और स्टालिन रूस को चला रहे थे समाजवाद के आइडिया से, दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतंत्र फैलने लगा था। हमारे देश भी आजादी की तरफ पहुंचने लगा था और हमारे देश में भी लोकतंत्र को पसंद किया जाता है। अब आप देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में क्या हुआ। आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ये रशियन रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा वो हम देख रहे हैं। पूरी दुनिया में जो मजदूर थे ना, उनकी सरकारों की कल्पना, बहुत कम लोग इससे क्या थे, प्रभावित थे। लोग ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि मजदूर या फिर किसान लोग इकट्ठे होकर राजाओं को हटा सकते हैं और ये देशों को चला सकते हैं। तो रूस की क्रांति से पहले ये पूरे तौर पर संभव नहीं था, लेकिन आप लोग देखते हैं कि रूस की क्रांति से ये संभव हो पाया, देख पाए लोग कि हाँ, अगर मजदूर लोग इकट्ठा हो जाएं तो वो देश को चला सकते हैं। अब आप देखते हैं कि रूस के अंदर आप देखते हैं कि जो यूरोप था वहां पर अधिकतर समाजवादी पार्टियां बनने लगती हैं, है ना। आपने देखा था कि जो यूरोप था वहां पर आप लोग देखते हैं कि अधिकतर समाजवादी पार्टियां बनने लगती हैं और ये क्या करती हैं, ये रूस की जो नीतियां थी, जिस तरीके से रूस चला रहा था उसका समर्थन करती हैं। दुनिया के कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब क्या है दोस्तों, समाजवादी विचारधारा, जो रूस में जैसे रूस को चलाया जा रहा था वैसी पार्टियां बनती हैं। हमारे देश में भी आप लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के समय में ही बहुत से ऐसे लोग थे जो रूस की विचारधारा से, जिस तरीके से रूस अपने आप को चला रहा था, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे और भारत में भी कम्युनिस्ट विचारधारा को समर्थन लाया जाता है। और फिर आप देखते हैं कि साल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है और दूसरा विश्व युद्ध जब ये चल रहा होता है तो ये जो रूस था वो क्या कर देता है, वो दुनिया के अंदर समाजवाद का एक पर्याय बन जाता है, एग्जाम्पल बन जाता है कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंदर आप देख पा रहे हैं कि रूस के अंदर समाजवाद है, देश की हर एक चीज पर देश की सरकार का कब्जा है, लेकिन फिर भी रूस क्या है, डट कर इस युद्ध में लड़ रहा है। एक प्रकार से दुनिया में बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनता है। और फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, फिर समय गुजरता चला जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में और इसके बाद फिर 5 साल बाद आप लोग देखते हैं कि 1950 के दशक तक क्या हो जाता है कि जो रूस था, जो यूएसएसआर था, यहां पर यह मानने जाना लगता है कि सब कुछ यहां पर ठीक नहीं चल रहा। आप देखते हैं कि जो रूस था या फिर जो यूएसएसआर सोवियत यूनियन था, यहां पर जो उसके कारखाने थे वो अपनी शक्ति खो चुके थे, क्योंकि मजदूरों से बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, किसानों से भी बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा था। तो जो देश की असली पावर थी, समाजवाद, उसको देने में पूरे तौर पर सक्षम नहीं हो पाया था। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि दुनिया के अंदर वो लोग जो समाजवाद को पसंद कर रहे थे, जब वो देखते हैं कि रूस इतने अच्छे तरीके से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहा, तो आप देखते हैं कि वो समाजवाद से विचलित होकर क्या करते हैं, लोकतंत्र की तरफ बढ़ने लगते हैं कि जिसमें देश की जनता में से ही किसी को चुनकर लाया जाए और देश की जनता अपने में से ही कुछ लोगों को चुने और जो देश को चलाए। तो ये आप देखते हैं कि पूरे तौर पर होता है। और फिर आप देखते हैं कि साल 1952 में स्टालिन की मौत हो जाती है और स्टालिन की मौत के बाद जो समाजवाद था वो आप देखते हैं कि रूस के अंदर थोड़ा धीमा पड़ने लगता है ना। बढ़ते हैं आगे। अब अपनी आज की क्लास को हम लोग आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हमने अपनी आज की क्लास में पढ़ा क्या है। सबसे पहले हमने गृह युद्ध को जाना कि कैसे साल 1917 के जो अक्टूबर क्रांति थी उसके बाद कैसे राजा के समर्थक, बोल्शेविक लोग और अमीर लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। फिर समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ ये देखा। फिर स्टालिन आ जाता है और वो कैसे देश को चलाता है वो देखा। और रूस का ये जो क्रांति थी उसका दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा वो देखा। आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल है, पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ की स्थापना जो थी बोल्शेविक पार्टी ने कब की। ये जो रूसी साम्राज्य था उसका नाम परिवर्तित कर सोवियत संघ या फिर यूएसएसआर कर दिया गया था। आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये किस वर्ष में किया गया था। बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि रूस में गृह युद्ध के दौरान
किन शक्तियों ने रेडर्स का विरोध किया था? वो कौन लोग थे जो रेडर्स का विरोध कर रहे थे? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि साल 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था? है ना, जो साल 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति बनी थी, तो किसको बनाया गया था इसका नेता? बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास का चौथा सवाल, बोल्शेविकों ने पूरे रशिया पर, पूरे रूसी साम्राज्य पर कब पूरा कब्जा कर लिया था? यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, ये तो हमारी आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस हुए। अब इनको एक एक कर इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था मुख्य तौर पर कि रूसी संघ या फिर ये जो यूएसएसआर है, इसकी स्थापना किस वर्ष कर दी गई थी? है ना, आप देख पा रहे हैं। तो हाँ, सोवियत संघ की स्थापना लेनिन बोल्शेविक पार्टी द्वारा कब की गई? तो ये बन गया था दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य का नाम परिवर्तित कर यूएसएसआर कर दिया गया था। ऑप्शन ए सही। अगला सवाल, गृह युद्ध के दौरान जो रेडर्स थे, इनका विरोध कौन कर रहे थे? इनका विरोध व्हाइट्स कर रहे थे। व्हाइट्स कौन थे? आप सभी को पता है कि जो राजा के समर्थक थे, वो रेडर्स का यानी कि जो समाजवादी थे उनका विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 1917 में सैनिक क्रांतिकारी जो हुई थी, सैनिक क्रांतिकारी का मतलब ये जो अक्टूबर के महीने में आप लोग देखते हैं कि जो क्रांति हुई थी, उसमें आप लोग देखते हैं कि जो सैनिकों का एक नेता बना था, लेनिन की ही तरफ से सैनिकों को आगे बढ़ाने वाले जो एक समिति के नेता थे, वो कौन थे? एंजल्स उनका नाम था। एंजल्स को इस जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सैनिक क्रांतिकारी को आगे बढ़ाएंगे। और पूरे रूस पर समाजवादियों ने कब कब्जा कर लिया था? दिसंबर 1920 में। तो ये हमारी आज की क्लास और उससे संबंधित सभी क्विज के क्वेश्चंस के आंसर्स रहे। आपको लेके चलते हैं आगे। आपके होमवर्क के क्वेश्चंस आपको अपनी आज की क्लास के होमवर्क वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप सभी के साथ डिस्कशन करते हैं कि अपनी नेक्स्ट क्लास में आप और हम क्या करेंगे। अब अपनी नेक्स्ट क्लास जो आप होते हुए देखेंगे, उसके अंदर हम लोग एक नया अध्याय, इतिहास का ही एक नया अध्याय डिस्कस करेंगे। इसका नाम है नाटसीवाद और हिटलर का उदय। अब यहां पर हम लोग एक देश की बात करेंगे जिसे कहा जा रहा है जर्मनी, और जर्मनी की अब क्या कहानी है और जर्मनी में क्या होता है उसको देखेंगे। अब तक हम लोग फ्रांस को पढ़ चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं रशिया के बारे में, जर्मनी के बारे में, और जर्मनी के अंदर आए हुए हिटलर का जो ये शासन है उसको देखेंगे। आशा है कि आप सभी को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, डिस्कशन करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।